एक उद्योग जब स्थापित होता है और जब उद्योग अपने अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होता है, तो ऐसा उद्देश्य जिन लोगों को प्राप्त होता है उसमें उत्पादक भी होते हैं, उसमें श्रमिक भी होते हैं, उसमें सरकार भी होती है और बहुत सारे महत्वपूर्ण पक्षकार होते हैं जिनको उद्योगों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है। तो इस खंड में हम चर्चा करेंगे कि उद्योगों के विवेकीकरण से जो भी लाभ प्राप्त होगा उनके पक्षकार कौन होंगे और उन पक्षकारों को कौन कौन से लाभ प्राप्त होंगे। हम चर्चा करेंगे उत्पादकों को क्या लाभ होता है। बच्चों, चूंकि ऐसे उद्योगों को स्थापित करने के लिए उद्योगपति या जो उत्पादक होता है वो ही अपनी पूंजी लगाता है, तो स्वाभाविक है सबसे अधिक लाभ जो है वो उत्पादक को ही होना है। तो देखें उत्पादकों को कौन कौन सा लाभ होता है। उत्पादकों को होने वाले लाभ में सबसे पहला लाभ है सरलीकरण। तो बच्चों, हमने पहले के वीडियो में पढ़ा था सरलीकरण क्या होता है। मैं फिर से बता दूं, सरलीकरण का सामान्य अर्थ होता है कि उत्पादन की जितनी विभिन्न विधियां होती हैं उन विधियों में से जो सबसे सरल विधि होती है इसको अपनाना। तो सीधी सी बात है कि जब पद्धति सरल होगी तो उसके कार्य करने की प्रणाली भी सरल होगी, उसको श्रमिक भी आसानी से कर पाएंगे। तो जब सभी कार्य सरलता से होंगे तो स्वाभाविक है इसका प्रत्यक्ष लाभ किसको प्राप्त होगा? उत्पादक को। कहने का अर्थ निकला कि जब पद्धतियां सरल होंगी तो उत्पादक को कोई विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं होगी। बिंदु है विशिष्टीकरण का। इसके संबंध में भी हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। उत्पादक जब किसी एक वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, अर्थात वह अलग अलग वस्तु का निर्माण न करके जब किसी एक वस्तु का निर्माण करता है, तो उसे ऐसे वस्तु के उत्पादन में एक विशिष्टता प्राप्त हो जाती है। मैंने पहले ही कहा था कि जब वह वस्तु को लगातार बनाता है, उस वस्तु के गुण, अवगुण, दोष सबके बारे में वो शोध और अनुसंधान करता है। इसके पश्चात वह वस्तुओं के आकार, प्रकार, रंग, रूप को जो भोक्ता है उसकी पसंद के अनुरूप वो बनाने का प्रयास करता है। तो ऐसा करने से वो वस्तुएं एक और सस्ती हो जाती है, दूसरी ओर उनकी मांग भी बढ़ने लगती है और इससे उत्पादन भी बढ़ता है और इन सबसे बड़ा फायदा होगा उत्पादक को कि उनको मिलने वाला लाभ। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है यंत्रीकरण। इसके संबंध में भी हम चर्चा कर चुके थे। मानवीय श्रम जो होते हैं मनुष्यों के द्वारा किए जाते हैं और मानवीय श्रम और मशीन में बहुत बड़ा फर्क होता है। मशीनें लंबी अवधि तक कार्य कर सकती हैं, जबकि मनुष्य ऐसा नहीं होता। उनकी कुछ शारीरिक गतिविधियां होती हैं, कुछ दशाएं होती हैं जिनके कारण वह कार्य को लगातार करने में सक्षम नहीं होता। तो जब हम मानवीय श्रम का उपयोग करते हैं तो उत्पादन होता जरूर है, लेकिन उस उत्पादन की मात्रा उतनी नहीं होती जितनी मशीनों के प्रयोग के दौरान होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य निकला कि जब हम यंत्रीकरण का प्रयोग करते हैं तो उससे सबसे पहला फायदा होता है कि हम मांग के अनुरूप या मांग से भी अधिक उत्पादन करने की स्थिति में होते हैं। दूसरा, जब मशीनों का प्रयोग होता है तो मशीनों के प्रयोग से जो हम सामग्री का उपयोग करते हैं ये अपव्यय नहीं होती, मतलब यह वेस्ट नहीं होती, खराब नहीं होती, जो कि मानवीय श्रम में खराब होने की संभावना अधिक होती थी। तो यंत्रीकरण के अपनाने से उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन के बढ़ने से उस पर मिलने वाला लाभ भी उत्पादक को अधिक प्राप्त होगा। तो यह हुआ उत्पादक को मिलने वाला तीसरा लाभ। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है उत्पादन में वृद्धि। तो इस बिंदु के पूर्व हमने जो 3 बिंदुओं में चर्चा की थी, सरलीकरण, विशिष्टीकरण और यंत्रीकरण। जब एक उत्पादक
अपने उद्योग में किसी कार्य को सरल विधि से लागू करे, यंत्रों का प्रयोग करे या किसी कार्य या किसी एक वस्तु को विशिष्ट ढंग से करे कि उस वस्तु के उत्पादन में होने वाली मात्रा पूर्व की तुलना में बढ़ जाएगी। तो हर उत्पादक यह चाहता है कि वह उपभोक्ता की मांग के अनुरूप ही वस्तु को उत्पादन करे। तो इन तीनों के अपनाने से उस वस्तु से मिलने वाला उत्पादन पूर्व की तुलना में अधिक हो जाता है, तो वह बाजार में उस वस्तु की मांग को पूरा करने में सक्षम हो पाता है। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है वैज्ञानिक प्रबंध। वैज्ञानिक प्रबंध का तात्पर्य होता है कि एक उद्योग को चलाने के लिए जो एक प्रबंध स्तरीय ढांचा होता है, जिसमें सबसे बड़े अधिकारी से लेकर सबसे छोटे कर्मचारी के बीच का एक संरचना बना होता है। यह संरचना तब अच्छे तरीके से कार्य कर पाता है जब वह एक दूसरे के आदेशों और निर्देशों का सफलतापूर्वक पालन करे, और यह तभी संभव होगा जब उनके बीच सकारात्मक संबंध होगा या उनके बीच जो आदेश और निर्देश होंगे वो समरूप लागू हो। वैज्ञानिक प्रबंध का तात्पर्य हुआ कि उद्योग में जो भी प्रबंधक हैं जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उस वस्तु के उत्पादन में वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत जो उद्योग के अंदर जो प्रबंध है, कार्य को कैसा करना है, किस कार्य को कौन करेगा, किस कर्मचारी की नियुक्ति कैसी होगी, कब बोनस देना है, कब पदोन्नति देना है, ये सारा चीज जो है वो प्रबंध तय करता है। तो प्रबंध में जब इन सारी चीजों का हम निर्णय करते हैं तो उसका आधार होता है वैज्ञानिक, अर्थात हम उसको वैज्ञानिक तरीके से उसका हल निकालने का प्रयास करते हैं। तो यह वैज्ञानिक प्रबंध जो है वो उत्पादक को भी सीधा सीधा लाभ पहुंचाता है। छठवां महत्वपूर्ण बिंदु है कम पूंजी का उपयोग। बच्चों, एक चीज तो आपको मानना होगा कि जब हम मानवीय श्रम के स्थान पर जब मशीनों का प्रयोग करते हैं तो प्रारंभ में तो मशीनों के उपयोग करने के लिए हमें उन मशीनों में अधिक पूंजी लगानी होगी, किंतु जब हम एक बार उस पर अपना पैसा खर्च कर देंगे या इन्वेस्ट कर देंगे, उसके बाद आने वाले वर्षों में हमें उन मशीनों पर और अधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो प्रारंभ में जरूर अधिक पूंजी लगेगी, लेकिन बाद के वर्षों में जो उद्योग में लगने वाली पूंजी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यह फायदा भी किसको प्राप्त होगा, उत्पादक को प्राप्त होगा। उत्पादक को प्रत्यक्ष लाभ होता है, उसी प्रकार श्रमिकों को भी उत्पादन बढ़ने से या विवेकीकरण और आधुनिकीकरण होने से भी श्रमिकों को लाभ प्राप्त होता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि श्रमिकों को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। पहला होता है रोजगार में स्थिरता। रोजगार में स्थिरता को समझें हम। स्थिरता का मतलब होता है उस काम में लगातार बने रहने की गारंटी। अगर कोई व्यक्ति श्रमिक के रूप में अगर किसी उद्योग में कार्य कर रहा है तो ये मानकर चला जाए कि वह उस कार्य को लगातार करता रहेगा, तो हम ये मानेंगे कि वह श्रमिक उस कार्य में स्थायी रूप से नियुक्त है। ठीक, तो जब मशीनें आएंगी और विवेकीकरण और आधुनिकीकरण के अंतर्गत जब हम मशीनों का प्रयोग करना प्रारंभ करेंगे तो उस मशीन पर जो ऑपरेट करने वाला व्यक्ति होगा, जिसको चलाने वाला व्यक्ति होगा, स्वाभाविक है उसका कार्य निश्चित होगा और उसको हम लंबे समय तक कार्य में रखेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, उसको नौकरी से निकाले जाने की संभावना नहीं होगी और उसके काम में स्थिरता बनी रहेगी। ये सबसे पहला फायदा होगा। मजदूरी में बढ़ोतरी। तो एक उत्पादक मजदूरी में बढ़ोतरी कब करता है, जब वह अपने लक्ष्य से अधिक प्राप्त करता है।
उसका लक्ष्य क्या था? वस्तु को उत्पादन करना, सस्ती वस्तुएं बनाना, गुणवत्ता वाली वस्तुएं बनाना। तो जब वो आधुनिकीकरण और विवेकीकरण को अपनाता है तो उनके सारे उद्देश्य पूरे होते हैं। इन उद्देश्यों के साथ उनका उत्पादन भी बढ़ता है, और अगर उत्पादन बढ़ेगा तो उस वस्तु के विक्रय करने से जो लाभ होगा उसकी भी मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। तो जब वह लाभ की मात्रा अधिक दर से प्राप्त करेगा तो स्वाभाविक है वह इनमें से कुछ अंश मजदूरों को उनकी मजदूरी बढ़ाने के रूप में भी उन्हें देगा। ठीक बच्चों, समझ में आया? अधिक उत्पादन से अधिक लाभ प्राप्त होगा। अधिक लाभ प्राप्त होगा तो जो श्रमिक अभी तक उद्योग में काम कर रहे हैं उनकी भी मजदूरी पहले की तुलना में बढ़ जाएगी। तीसरा और महत्वपूर्ण फायदा है कार्य क्षमता में वृद्धि। जब हम यंत्रीकरण की बात करते हैं तो यंत्रीकरण के पूर्व क्या होता था कि पूरे के पूरे काम जो है वो मानवीय श्रम के आधार पर हम लेते थे। तो किसी भी एक व्यक्ति में जब वो शारीरिक रूप से कार्य करता है तो उसके कार्य करने की क्षमता निश्चित होती है। कोई व्यक्ति 6 घंटे कार्य कर पाता है, कोई व्यक्ति 8 घंटे कार्य कर पाता है। तो सबकी शारीरिक क्षमताएं अलग होती हैं। लेकिन जैसे ही उद्योग में किसका प्रवेश होता है? मशीनों का। तो इससे फायदा ये होता है कि श्रमिकों के ऊपर काम करने का दबाव कम हो जाता है, और जो श्रमिक पहले 8 घंटे काम करते थे वो अब कितने घंटे कार्य करते हैं? 4 या 5 घंटे या 8 घंटे भी कार्य करते हैं। तो जितनी तल्लीनता के साथ पहले 8 घंटे उनको करना पड़ता था वो अब उनको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ भाग अब मानव के स्थान पर कौन करना प्रारंभ कर चुका है? मशीन। तो ऐसा करने से उन कर्मचारियों के काम करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। उनके काम करने की क्षमता में वृद्धि होने का एक दूसरा कारण भी है, वो कारण है उन्हें मिलने वाला प्रशिक्षण। तो जब नई मशीनें आती है तो उन मशीनों को कुशलता पूर्वक चलाने के लिए हम उन्हें उचित रूप से प्रशिक्षित करते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं जिनसे उस श्रमिक के काम करने की क्षमता पूर्व की तुलना में बढ़ जाती है। जब हम विवेकीकरण की बात करते हैं तो इसमें एक बिंदु और आता है, वह है आपका विशिष्टीकरण। और इसी में एक बिंदु और शामिल होता है जो कहलाता है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब होता है काम को बांटना। किसी काम को उन श्रमिकों के कुशलता, निपुणता के आधार पर बांटना ही विशिष्टीकरण के अंतर्गत शामिल होता है। तो जब हम वह कर्मचारी जो किसी खास कार्य में निपुण हो, जब हम उस कार्य को उस व्यक्ति को सौंपते हैं तो उसके अंदर मानसिक और शारीरिक रूप से उस कार्य को बेहतर ढंग से कार्य करने की मनोदशा उत्पन्न होती है। तो इससे उनकी कार्य क्षमता पूर्व की तुलना में बढ़ जाती है। उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो उत्पादक के बनाए गए वस्तु या उनकी सेवा का उपभोग करता है, इसे हम उपभोक्ता कहेंगे। तो बच्चों, उत्पादक और श्रमिकों को विवेकीकरण और औद्योगिकीकरण का प्रत्यक्ष फायदा होता है, जबकि जो उपभोक्ता होते हैं उन्हें भी इनका अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है। तो हम बिंदुवार समझने की कोशिश करेंगे कि उपभोक्ताओं को कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहला लाभ है उनके जीवन स्तर में होने वाली वृद्धि। बच्चों, जो उपभोक्ता होता है वह पूरी तरह से अपनी आय पर निर्भर करता है। उनका जो जीवन स्तर है वो उनके आय के साथ हम जोड़कर देखते हैं। तो जब उद्योगों में विवेकीकरण लागू होता है तो अभी तक जो हमने चर्चा की उसका सार ये निकल कि बाजार में मिलने वाली वस्तुएं सस्ती होती है, अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। तो जब ये दो चीजें बाजार में उस वस्तु के साथ प्रकट होंगी तो स्वाभाविक है कि अभी तक उपभोक्ता उन वस्तुओं को अधिक मूल्य में खरीद पाता था, वह उनको अब कम मूल्य पर खरीदना प्रारंभ करेगा।
ऐसा करने से जहां एक ओर उसके खर्च की मात्रा में कमी होगी, वहीं दूसरी ओर उसका आय का अधिकांश हिस्सा बचत के रूप में शेष होगा। तो जब वह बचाने की प्रवृत्ति में होगा तो एक उपभोक्ता ऐसी दशा में विभिन्न अनेक प्रकार की वस्तुओं को खरीद करने में सक्षम होता जाता है। तो ऐसा करने से उपभोक्ता अभी तक जिन वस्तुओं को क्रय नहीं कर पाता था, वह उन्हें क्रय करना प्रारंभ कर देगा। तो अब उनके पास अच्छी किताबें, अच्छी साइकिल, अच्छे कलर टीवी, अच्छे कपड़े और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो उनके जीवन स्तर में वृद्धि करते हैं, वो क्रय करना प्रारंभ कर दे, जिससे उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वस्तुओं के चयन में छुटकारा। जब हम विवेकीकरण का उपयोग करेंगे तो हमने एक शब्द बार बार सुना है कि वस्तुएं गुणवत्ता युक्त होंगी, और जब वस्तु अच्छी क्वालिटी की होती है तो एक ग्राहक को या एक उपभोक्ता को उसे छांटने में अनावश्यक समय नहीं लगाना पड़ता। वह उस वस्तु के आकार, उसके रंग, रूप और उनकी सामग्रियों के चयन से पता कर लेता है कि वस्तुएं वास्तव में गुणवत्ता युक्त है। उद्योगों के विवेकीकरण से सबसे पहला बात जो निकल कर आता है, जिसे हम बार बार सुन चुके हैं, कि इससे वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी और दूसरा उनकी गुणवत्ता भी पहले की तुलना में बढ़ जाएंगी। तो जब ये दोनों चीजें होती हैं, खासकर जब वस्तु की गुणवत्ता बढ़ जाती है, तो ग्राहक उसे छांटने में अधिक समय नहीं लेता। तीसरा महत्वपूर्ण चीज है सस्ती वस्तुएं। बच्चों, मैंने बार बार ये आपको याद दिलाया कि जब हम मशीनों का प्रयोग करते हैं तो उस वस्तु की कीमत में कमी आती है, अर्थात उसको बनाने का खर्च कम आता है। जब बनाने का खर्च कम आएगा तो स्वाभाविक है कि उत्पादक भी ऐसे वस्तुओं को कम कीमत पर बेचेगा। तो समझ में आया बच्चों कि जब हम यंत्रीकरण या आधुनिकीकरण को अपनाते हैं, वस्तुएं सस्ती होंगी, उत्पादक, उपभोक्ता और श्रमिक के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र को भी विवेकीकरण का लाभ प्राप्त होता है। विवेकीकरण के लाभ को हम दो बिंदुओं में समझ सकते हैं। सबसे पहला है औद्योगिक प्रगति। बच्चों, जब हम केवल मानवीय श्रम के आधार पर एक उद्योग की कल्पना करते हैं तो वह पूरी तरह से विकसित नहीं मानी जाती। ऐसे उद्योगों में जब मशीनों का प्रवेश होता है, तकनीक का प्रयोग होता है या यंत्रीकरण का हम प्रयोग करते हैं, तो वह उद्योग पूर्व की तुलना में और अधिक प्रगति करता है। तो न केवल एक उद्योग बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में फैले हुए सभी उद्योगों का आर्थिक विकास होता है। लोगों की बचत भी बढ़ती है और उनकी आय में भी वृद्धि होती है। आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है और जिससे राष्ट्रीय आय भी बढ़ता है, और राष्ट्र में जो उत्पादक हैं उनको मिलने वाले लाभ के अंश में भी वृद्धि होती है। तो ये सारा परिणाम हमें यह बताता है कि भारत में अगर हम विवेकीकरण को लागू करते हैं तो औद्योगिक प्रगति पूर्व की तुलना में बढ़ जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ है औद्योगिक स्थिरता। औद्योगिक स्थिरता का तात्पर्य हुआ कि किसी भी अर्थव्यवस्था में उद्योगों का बना रहना, अर्थात उनमें होने वाला उत्पादन और वितरण, ये गति लगातार जब बनी रहती है और अपने आप को वह अर्थव्यवस्था में बनाए रखने में कामयाब होता है, तो हम यह कह सकते हैं कि वह उद्योग अर्थव्यवस्था में स्थिर है। और जब हम विवेकीकरण की बात करते हैं, किसी कार्य को हम सोच समझकर करने की बात करते हैं, तो ऐसे कार्य का परिणाम यह निकलता है कि वह उद्योग को लगातार उसकी उन्नति की ओर अग्रसर करता है, अर्थात सफल बनाता है। और उद्योग जब लगातार सफल हो
या होने की प्रवृत्ति में हो तो ऐसा उद्योग स्वाभाविक है अर्थव्यवस्था में ज्यादा स्थिर होगा। तो अभी हमने देखा बच्चों कि जो भारत में विवेकीकरण को अगर अपनाते हैं तो इससे उत्पादक, श्रमिक, उपभोक्ता के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र को भी लाभ प्राप्त होता है।